तो पिछले क्लास हमने खत्म कर दिया था अपना रदरफोर्ड के मॉडल तक, और मोस्टली एक्सपेरिमेंट कैसे हमें पता चला था कि कैसे हमारा एटॉमिक नंबर के साथ वैरी करता था पीरियोडिक प्रॉपर्टी रेदर देन एटॉमिक मास, जो कि मेंडलीव का थ्योरम था। पर यहाँ पर हमें बोर मॉडल की तरफ अपना जो डेवलपमेंट लीडिंग टुवर्ड्स बोर मॉडल, तो डायरेक्ट तो बोर मॉडल नहीं आया, तो उससे पहले नाइल बोर ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ डेवलपमेंट अपने मॉडल की तरफ और दूसरे साइंटिस्ट के थ्योरी को मिला के एक डेवलपमेंट बनाया। तो उससे पहले देखो 1913 से पहले जब भी एक एटॉम की बात होता था या फिर इलेक्ट्रॉन की बात होती थी या फिर प्रोटॉन की बात होती थी, तो उसको हम लेते थे एक पार्टिकल। पार्टिकल समझ रहे हो ना, जो आपको दिख रहा है, आपके पास एक पार्टिकल होगा, आपके घर के पास जो धूल पार्टिकल है, ओके, उसको हम समझते थे पार्टिकल ने। तो हम उसका सिर्फ पार्टिकल नेचर पढ़ते थे या फिर स्टडी करते थे। पर उसके बाद नहीं, बोर ने बताया नहीं सर भाई, इसके अंदर दो नेचर है। एक तो पार्टिकल नेचर है, दूसरा वेव नेचर है। ये जो वेव वाला पार्ट किसने दिया था? हमने बताया था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में, कुछ हमने डिस्कस किया था कि एक मैक्सवेल साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दिया था। उसमें क्या बोला गया था ना, इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल एज वेल एज ए वेव। तो इलेक्ट्रॉन जब हाई स्पीड में मूवमेंट करता है तो वो वेव नेचर दिखाता है और पार्टिकल नेचर दिखाता है। तो ये दोनों चीजों को बोला गया कि डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब एक इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड में मूवमेंट करता है या फिर एटॉम के चारों तरफ अपने एक्सिस में, अपने एलिप्स में रोटेट करता है, तो तब वो दिखाता है डुअल नेचर, मतलब पार्टिकल नेचर भी दिखाता है और वेव नेचर भी दिखाता है। तो दूसरा पॉइंट क्या था जिसने कि बोर्स मॉडल तक हमें लीड किया, कि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। देखो ये जो क्वांटाइजेशन वर्ड है ना, इसको अच्छे से समझो, अच्छे से। मैं आपको अभी व्हाइट बोर्ड ऑन कर रहा हूं, वहां पर क्वांटाइजेशन के बारे में समझाऊंगा। क्वांटाइजेशन, तो मैं आपको बोलूंगा कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, तो उसका मतलब आप क्या समझोगे? तो उसका मतलब है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका मतलब है कि अगर आप चार्ज लेते हो किसी बॉडी से, किसी बॉडी से आप चार्ज लेते हो या फिर किसी बॉडी को आप चार्ज देते हो, तो आप किस यूनिट में दोगे? किस यूनिट में दोगे? इलेक्ट्रॉन के यूनिट में दोगे, इलेक्ट्रॉन के यूनिट में दोगे। तो वो कितना यूनिट होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो मैं अगर आपको बोलूंगा भाई आधा इलेक्ट्रॉन चार्ज मुझे दो, तो आप वो नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? 2.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज मुझे दो, आप नहीं दे सकते। पर आप बोलोगे कि सर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है आपको देने के लिए, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन है, पर 2.5 में नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता? मुझे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल ने ये मना किया है कि हम यूनिट्स में या फिर पार्टिकल्स में ही चार्ज ले सकते हैं, जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, दिस टर्म मींस दैट हम नेचुरल नंबर्स में ही ले सकते हैं या फिर एक पर्टिकुलर यूनिट में ही ले सकते हैं अपने चार्ज को, ले सकते हैं किसी बॉडी से या फिर किसी बॉडी को दे सकते हैं। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। तो आप कैसे इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर सकते हो? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे डट डट करके कहां तक जाओगे? n इलेक्ट्रॉन तक, फिर n इज ए नेचुरल नंबर। हाँ, हाँ कि नहीं? 0 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकते और दे नहीं सकते, तो ये हो जाएगा n इज ए नेचुरल नंबर। तो ये हो गया हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात। सर क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या है? अब वही सेम चीज है, जब आप एक बॉडी से एनर्जी लेते हो या फिर एनर्जी उसको देते हो, तो भी आप एक कांस्टेंट अमाउंट में दे सकते हो, जो कि एक मिनिमम अमाउंट है। और एटॉम के लिए वो एनर्जी फिक्स्ड है, जिसको हम बोलते हैं बोर्स एनर्जी, E इज इक्वल टू एच न्यू। ओके, E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू। वहां पर H है प्लैंक्स कांस्टेंट, एन एच न्यू लिख दो, एन एच न्यू।
यहाँ पर h है प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू है फ्रीक्वेंसी। इस सब के बारे में आगे पढ़ेंगे, डरो मत। और n का मतलब है कांस्टेंट। ये कांस्टेंट फिर से कहां तक वेरी करेगा, 1 से 2 तक, 3 डॉट 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 n तक। तो एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। अगर मैं आपको बोलूंगा पहले स्टेज का एनर्जी कितना होगा, h न्यू, फिर आप दूसरे स्टेज में एनर्जी देंगे, कितना होगा, 2h न्यू। ऐसे ही डिफरेंट एटॉम के लिए या फिर डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। हमें तो सिर्फ पढ़ना है हाइड्रोजन एटॉम के एनर्जी के बारे में, और उसका एनर्जी बहुत ही ईजी होता है निकालना। उसको हम पढ़ेंगे आखिरी पार्ट में। अभी तो हम बोर्स मॉडल के तरफ जा रहे हैं, जब हम बोर्स मॉडल खत्म कर देंगे तब पढ़ेंगे हाइड्रोजन एटॉम के एनर्जी के बारे में। तो मुझे लगता है कि आपको पता चल गया होगा एनर्जी इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, या फिर किसी को अगर कुछ डाउट है तो मुझे पूछ लो। यही होता है क्वांटाइज्ड का मतलब। और फिजिक्स सर जब आपको 12th में पढ़ाएंगे ना इलेक्ट्रो स्टैटिक्स, तब वहां पर आपको चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब बहुत अच्छे से समझाएंगे और उससे प्रॉब्लम भी करवाएंगे। ओके, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ आपको इतना समझाना था कि क्वांटाइज्ड मतलब 1 2 3 4 ऐसे ही यूनिट्स में हम एनर्जी या फिर चार्ज को ले सकते हैं या फिर दे सकते हैं। हम ऐसे नहीं दे सकते, आप बोलोगे सर 2.5 1.5 एच न्यू एनर्जी मैंने इस पार्टिकल को दिया, वहां पर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ना प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी हमें फॉरबिड कर रहा है ये करने के लिए। समझ रहे हो, मना कर रहा है ये करने के लिए। ओके, तब यहाँ पर देखो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हमें और अभी क्या पढ़ना है। टू फेनोमेनन, वन इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, अनदर इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या था ना, एक अगर आप पूरे परफेक्टली ब्लैक बॉडी को किसी भी लाइट सोर्स के सामने रखोगे, पूरे परफेक्टली ब्लैक बॉडी को किसी भी लाइट सोर्स के सामने रखोगे, तो वो सारे कलर्स को ऑब्जर्व कर देगा, सारे लाइट्स को ऑब्जर्व कर देगा, और इमिट कौन सा लाइट करेगा, कुछ इमिट नहीं करेगा भाई। ब्लैक बॉडी अगर एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो वो इन्फिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर लाइट ऑब्जर्व कर सकता है, और अगर उससे ज्यादा हुआ तो इमिट कर सकता है, पर ऐसा भी कोई नहीं है कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी हमारे पास कुछ नहीं है। तो जितने भी ब्लैक बॉडी हमारे पास अवेलेबल हैं, तो उनके पास बहुत कैपेसिटी होता है लाइट या फिर एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व करने का। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें क्या समझाता है भाई, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके बारे में आपको पता है। कभी आपने मेटल सरफेस के ऊपर, ये है मेरा एक मेटल, आयरन हो, गोल्ड हो, कॉपर हो, जहां पर भी हो, अगर यहाँ पर कुछ लाइट या फिर एनर्जी गिरता है, कुछ लाइट या फिर एनर्जी गिरता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, उसका रिजल्ट क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट फ्लो करेगा। तो इसको ही बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये दोनों इफेक्ट ने कंफर्म किया कि पार्टिकल नेचर है लाइट का। ये दोनों इफेक्ट ने कंफर्म किया कि लाइट का पार्टिकल नेचर है। अगर पार्टिकल नेचर नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन को हटाता कैसे अपने जगह से, अगर पार्टिकल नेचर नहीं होता तो वो ऑब्जर्व कैसे होता किसी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर व्हाइल द फेनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइट को आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मिरर, लेंस, ये सब 10th में पढ़ा होगा। ओके, तो ये बस ये समझाता है कि लाइट एक वेव है, और वहां पर वो ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, मिरर देखने से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, या फिर लेंस के अंदर वो रिफ्रैक्ट हो रहा है। तो ये आपका लाइट का वेव नेचर दे रहा है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, लाइट का पार्टिकल नेचर किस किस फेनोमेनन से आपने समझा ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आप एक टेबल बना सकते हो, पार्टिकल नेचर आपने यहाँ से समझा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और वेव नेचर आपने समझा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन। Hence the light exhibits dual nature। ये लाइन पूरा अपने कॉपी में लिख लो, wave as well as particle nature। Hence the light exhibits both nature, wave as well as particle nature। Since light is a kind of radiation, all radiations have both wave as well as particle characters, therefore all radiations have dual nature। देखो लाइट भी एक रेडिएशन है, ऐसे ही जितने सारे रेडिएशन होंगे हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो
या फिर कोई भी हीट का रेडिएशन हो, जितना भी रेडिएशन हमारे पास होंगे वो सब रहेंगे डुअल नेचर में, या फिर वो सब दिखाएंगे वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। तो यहाँ तक बराबर समझ में आ गया। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ेंगे हम। मैक्सवेल ने हमें क्या बताया? सर इतने दिनों से मैक्सवेल मैक्सवेल हो रहे हैं, मैक्सवेल ने हमें क्या बताया? अभी उसका कहानी खत्म हो जाएगा। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में वेव थ्योरी दिया था जेम्स मैक्सवेल ने। वो कब दिया था ना? 1817 में। उन्होंने सजेस्ट किया था जब एक इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, वो हाई एक्सीलरेशन के अंडर मूव करता है और अल्टरनेटिंग करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड को वो जनरेट करता है। जब वो हाई एक्सीलरेशन के अंडर मूव करता है तो वो अल्टरनेटिंग करंट और मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। अल्टरनेटिंग करंट क्यों जनरेट करता है? बिकॉज वो एक एक्सीलरेटेड पार्टिकल है, सर्कुलर या फिर ओवल पाथ में घूम रहा है, तो इसका डायरेक्शन हर जगह चेंज हो रहा है। देखो अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका डायरेक्शन किस तरफ जा रहा होगा? इस तरफ जा रहा होगा। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, उसका डायरेक्शन इस तरफ जा रहा होगा। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, उसका डायरेक्शन इस तरफ जा रहा होगा। इसलिए ये अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करता है हमें। ओके, और वेरिएबल एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट करता है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। आप अगर 12th में फिजिक्स में पढ़ोगे कि जब एक चार्ज पार्टिकल हाई स्पीड में रोटेट करता है या फिर मूवमेंट करता है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके देता है। वहां पर आप पढ़ोगे स्लूज लॉ, ऐसा कुछ होता है। उसके बाद बहुत सारे चीज पढ़ोगे। अब आप इतना ही देखो, जनरेटेड एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम वेव इन द फॉर्म ऑफ वेव कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यही है फंडा कि इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन हाई स्पीड में घूमे, कोई भी चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर और कोई भी चार्ज पार्टिकल, जैसे कि हम बीटा पार्टिकल ले सकते हैं, अल्फा पार्टिकल ले सकते हैं। ओके, जब वो हाई स्पीड में घूमते हैं तो वो देते हैं अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड एक ही टाइम पे, और ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो वो वेव के फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं, ना कि पार्टिकल के फॉर्म में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उनका नाम दिया गया। तो अभी हमें देखना है ये पार्ट पूरा। ये पार्ट आपने लिख लिया होगा, इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। जल्दी से लिखो, जल्दी से इंट्रोडक्शन पार्ट लिखो, फिर हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 1 बाय 1 पॉइंट डिस्कस करना है और सारे पॉइंट आपको कॉपी में लिखने हैं, क्योंकि ना क्वेश्चन आता है बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 3 मार्क्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। शॉर्ट टाइप तो हम आपको करवा रहे हैं, जितना भी चेक पॉइंट या फिर असाइनमेंट दे रहे हैं शॉर्ट टाइप तो आपको करवा रहे हैं। शॉर्ट टाइप में आपकी कोई मतलब गलती नहीं होगी, बट जब लॉन्ग टाइप आएगा ना तब आपको अपने तरफ से कुछ इफोर्ट देना पड़ेगा। नहीं सर तो लॉन्ग टाइप हमें नहीं पढ़ा सकते, तो आपको अपने तरफ से इफोर्ट देना होगा और घर में लिखना होगा ये क्वेश्चन को। तो अभी लिखते जाओ मेरे साथ, आपको याद रह जाएगा। इंट्रोडक्शन लिखो, हेडिंग दो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और उसके नीचे लिखो गिवन बाय मैक्सवेल, जेम्स मैक्सवेल इन 1870। और उन्होंने क्या सजेस्ट किया, ये वाला लाइन लिखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसको कहा जाता है ना? जब एक चार्ज पार्टिकल हाई एक्सीलरेशन के अंदर मूव करता है, वो अल्टरनेटिंग करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है एंड ट्रांसमिटेड फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ वेव्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ तक जल्दी से लिखो, फिर हम चलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, इग्नोर मत करो इसे। आज तो आपको अलाउ किया मैंने बाग देवी का, आपको आज अलाउ किया, बट अगले क्लास से अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो आपको अलाउ नहीं करेंगे। होमवर्क करके आना बेटा, होमवर्क करने में क्या जाता है, इतना टाइम मिलता है, 2 दिन का टाइम मिलता है, होमवर्क कंप्लीट करके आओ। तब एक सबहेडिंग डालो कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। एक सबहेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सर सुनाई नहीं दे रहा सर। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है? ओके वेट वेट वेट, 1 मिनट वेट करते हैं, फिर से इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल हो रहा है। अभी सुनाई दे रहा है बेटा क्लियर से?
ओके, अभी सुनाई दे रहा है? वो बताओ जल्दी। यस सर। ओके, हाँ बताओ, अच्छे से सुनाई दे रहा है या गलती? तो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसका पहला प्रॉपर्टी बेटा आता है कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पर अंडरलाइन कीजिए, ये लाइन लिखिए और यहाँ पर अंडरलाइन कीजिए कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ईच अदर से परपेंडिकुलर रहेंगे। अगर ये एक्स एक्सिस में जाएगा तो ये वाई एक्सिस में जाएगा, अगर ये वाई एक्सिस में गया तो ये जेड एक्सिस के लाइन की तरफ जाएगा। हमेशा दोनों परपेंडिकुलर रहेंगे। एंड ऑल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, तो वो वेव जिस तरफ जा रहा होगा, अगर ये दोनों एक्स और वाई में गए तो वो अपना जो रिजल्टेंट वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो वो जेड एक्सिस पे जाएगा। ये दिमाग में रख लेना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे गया, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस पे गया, तो हमारा जो रिजल्टेंट ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो जेड एक्सिस पे जाएगा। ये पहला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अच्छे से याद भी रह जाएगा। और उसके नीचे इसका जो ये जो डायग्राम है अच्छे से अपने बुक में दिया गया है, उसको कर लो, अच्छे से अपने बुक में दिया गया है, कर लो उसको। देख रहे हो ना, पहला पॉइंट बहुत इजी है, तो आपको 1 मार्क का क्वेश्चन याद रह गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सर, एक अगर एक्स एक्सिस में गया, दूसरा वाई एक्सिस में जाएगा, और हमारा जो रिजल्टेंट वेव है जेड एक्सिस में जाएगा। यहाँ पर हमने अपना रिजल्टेंट वेव लिया है एक्स एक्सिस पे, तो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आ रहा है, मैग्नेटिक कंपोनेंट आ रहा है वाई एक्सिस से। देखो यहाँ से पूरा डिटेल में देखो दिया गया है, मैग्नेटिक कंपोनेंट आ रहा है वाई एक्सिस से यहाँ से, और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आ रहा है जेड एक्सिस से। हाँ कि नहीं? बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। ये 3 एक्सिस वाला ग्राफ बनाना नहीं आता क्या आपको? ये 3D मॉडल है। यहाँ पर आप एक्स एक्सिस लीजिए नॉर्मल जहाँ पर लेते थे, और ऐसे वाई लीजिए और ऐसे जेड लीजिए, और जेड एक्सिस से आपको लेना है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को, ऐसे शुरू करना है, वेव वेव बनाना है बेटा। वेव में क्या होगा, एक क्रेस्ट होगा, ये है क्रेस्ट और ये है ट्रॉप। क्रेस्ट होता है वेव का हाई पॉइंट और लो पॉइंट होता है ट्रॉप। ट्रॉप, हाँ ओके, जो भी छोड़ स्पेलिंग। तो इस तरफ जाएगा हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्स एक्सिस में जाएगा। अगर जेड एक्सिस से आता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और वाई एक्सिस से आता है मैग्नेटिक कंपोनेंट, तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाएगा एक्स एक्सिस के तरफ। इतना आपको मुझे लगता है अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो मुझे पूछ सकते हो आप लोग यहाँ पर। जल्दी से बनाओ, बना के रेजल्ट करो, जल्दी जल्दी अच्छे से बनाओ, कॉपी में बना के रेजल्ट करो, जल्दी बनाओ। अरे रेजल्ट तो करो, कितना टाइम लग रहा है? सर टिके मैसेज दिख ले, मोरो मोरो। ओके, बाकी श्रुति रंजन ने तो बना दिया, बाकी 5 कहाँ गए, बाकी 4 कहाँ गए? ओके, तो चलो चलो अभी हम अपना दूसरे पॉइंट में चलते हैं, अपना दूसरे पॉइंट में चलते हैं।
तो दूसरा पॉइंट हमें बताता है कि दीज रेडिएशन प्रोजेसेस वेव कैरेक्टर, तो ये रेडिएशन के पास वेव कैरेक्टर होता है, जल्दी जल्दी लिखते जाइए। और तीसरा पॉइंट हमें बताता है कि ऑल दीज रेडिएशन ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड होगा लाइट के स्पीड से इक्वल, लाइट के स्पीड के इक्वल होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। और यहाँ पर क्या हम चले गए, व्हाट्सएप पे क्यों चले गए फिर, they do not require any medium of propagation और transmission, उनको एयर मीडियम नहीं चाहिए या फिर वाटर मीडियम नहीं चाहिए या फिर ईथर मीडियम भी नहीं चाहिए, वो बिना मीडियम के ही ट्रांसमिट हो सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उनको मीडियम से कोई इफेक्ट नहीं है, वो लाइट स्पीड में ट्रांसमिट होंगे और बिना मीडियम के सहायता से वो ट्रांसमिट हो सकते हैं। यहाँ तक अपना है फंडा। और तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में तो अच्छे से जान लिया, पर हमें अभी तक पता नहीं कि सर वेव क्या होता है, एक वेव में क्या क्या चीज होते हैं, तो ये सब तो हमें अभी पता नहीं है, तो उसके बारे में अभी हम अच्छे से लिखेंगे 1 by 1 पॉइंट, वेव के सारे पॉइंट और वेव के सारे क्वेश्चन का हम सोल्यूशन यहीं पर निकालेंगे। तो आपने अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के 3 पॉइंट लिख लिए, तो इसके बाद हेडिंग डालो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, ये नॉर्मल वेव है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है कि जो हमारा मैकेनिकल वेव नहीं है, एक नॉर्मल वेव है। ओके, ये हर जगह एप्लीकेबल होता है, ये थ्योरी, इसके फॉर्मूले और इसके थ्योरी हर जगह एप्लीकेबल होते हैं। तो अब चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के, वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। तो पहला चीज मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूँ, एक वेव को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक वेव को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक एक्सिस रहा, वाई एक्सिस को लेते हैं, और यहाँ पर हमारा रहा क्या हो रहा है ये, इस यहाँ पर हमारा रहा वाई एक्सिस और यहाँ पर हमारा रहा एक्स एक्सिस। तो एक वेव अगर यहाँ से शुरू होता है, आप चाहे तो 0 से शुरू कर सकते हैं या फिर ए से शुरू कर सकते हैं, इस ए के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। ये जो ए है ना, एम्पलीट्यूड होता है वेव का। तो आप चाहे तो 0 से शुरू कर सकते हैं या फिर ए से शुरू कर सकते हैं, तो हम 0 से शुरू करते हैं। जितना नीचे जा रहा है उतना ही ऊपर जाएगा बेटा, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होंगे, और इसको हम बोलेंगे क्रेस्ट, अभी बता रहे थे, हाईएस्ट पॉइंट को हम बोलेंगे क्रेस्ट और लोएस्ट पॉइंट को हम बोलेंगे ट्रॉफ। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस, इसको हम शायद बोलते हैं 2a, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं a एंड a। और यहाँ पर क्या होता है ना, ये इस डिस्टेंस को भी आप एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं और इस डिस्टेंस को आप बोल सकते हैं वेव का क्रेस्ट का डिस्टेंस, या फिर यहाँ पर बोल सकते हो आप ट्रॉफ का डिस्टेंस। और जितना वेव, जितना बड़ा क्रेस्ट और जितना बड़ा ट्रॉफ होगा, वो वेव उतना दूर प्रोपागेट कर पाएगा, क्रेस्ट और ट्रॉफ जितना बड़ा बड़ा होगा उतना दूर वो वेव प्रोपागेट कर पाएगा। तो अभी इतना है हमारा डायग्राम का पार्ट। अभी हम चलते हैं अपने थ्योरी पार्ट में। हमें इसके अंदर से क्या क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, वेव नंबर निकालना है, वेव लेंथ निकालना है, इसको बोलते हैं वेव लेंथ, वेव लेंथ इसको बोलते हैं वेव लेंथ। ये होगा 2a के बराबर होगा, पर इसको हम बोलते हैं वेव लेंथ, जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा के टर्म से। 2a के बराबर हो सकता है कभी कभी, कभी कभी नहीं हो सकता, तो 2a मत लिखो, वेव लेंथ डिनोट करो। और वेव नंबर होगा, वेव लेंथ होगा, इतना हमें अभी पढ़ना है टाइम पीरियड के साथ। तो चलते हैं वहां पर।
तो देखो तो वेवलेंथ इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और टू सक्सेसिव ट्रॉफ। आपको दो क्रेस्ट के बीच के डिस्टेंस को भी लैम्बडा डिनोट करेंगे वेवलेंथ, और दो ट्रॉफ के डिस्टेंस के बीच को भी हम लैम्बडा डिनोट करेंगे। और एम्पलीट्यूड किसे बोला जाता है? एम्पलीट्यूड बोला जाता है एक्सिस से क्रेस्ट या फिर एक्सिस से ट्रॉफ तक के डिस्टेंस को, इसको हम डिनोट करेंगे ए और ए। ओके, बहुत बढ़िया। तो आपको तो पता है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग कितना मीटर होता है? 1 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है 10⁻⁻10 मीटर, और 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर। तो वेवलेंथ का नॉर्मल जो मेजरमेंट आता है यहीं पर आता है। और एम्पलीट्यूड लिखो जल्दी, वेवलेंथ लिख लिए? वेवलेंथ लिख के डायग्राम बनाओ अच्छे से, डायग्राम या फिर ऊपर डायग्राम बना के सब कुछ लिखो नीचे नीचे, फिर उसके बाद एम्पलीट्यूड के पॉइंट पर आएंगे। आज हम इतना तो पार्ट खत्म ही कर सकते हैं, वेव कैरेक्टरिस्टिक सब वेव खत्म करेंगे, और हो सके तो और 40 मिनट लेके बाकी सब खत्म करने की कोशिश करेंगे, या फिर यहां तक खत्म करके मैं आपको कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा जो कि आप प्रैक्टिस करेंगे घर में। पूरा सिंपल सिंपल फॉर्मूला से हो जाएगा, आपको कोई मतलब दिक्कत नहीं आएगा यहाँ से, बट देखते हैं क्या होता है। एनसीईआरटी का पीडीएफ है बेटा आप लोगों के पास? जल्दी से बताओ, माइक ऑन करके बताओ, एनसीईआरटी का पीडीएफ है सबके पास या फिर हार्ड कॉपी है? नो सर। केमिस्ट्री किसके पास भी नहीं है? एनसीईआरटी बुक है। किसके पास है? गिरिजा के पास? यस सर। और किसके पास नहीं है बताओ, मैं ग्रुप में पीडीएफ भेज दूंगा, वहां से अच्छा मेरे पास नहीं है सर। ओके, ग्रुप में पीडीएफ भेज देंगे, एनसीईआरटी एटॉमिक स्ट्रक्चर का पीडीएफ भेज देंगे। ओके, वहां से कौन से पेज से प्रॉब्लम करना है मैं आपको भी लिख लूंगा नीचे। और कोई पूछ रहा था ना सर लेक्चर कहाँ से देखे जाके, पुराने वाला? तो पुराने वाले लेक्चर के लिए आपको यूट्यूब पे जाना पड़ेगा, ये सब रिकॉर्डेड है, तो आपको यूट्यूब पे जाके देख लेना है, जहां से भी आपको रिवाइज करने का मर्जी करेगा। ओके, पूरा मतलब पूरा सीक्वेंस से डला हुआ है प्लेलिस्ट में, वहां से जब आप जाके आप देख सकते हो। सर चैनल है टेस्ला एकेडमी। ओके, पर्सनल चैनल है टेस्ला एकेडमी, ब्राइट फ्यूचर के चैनल में नहीं डल रहा है। ओके, तो आप यहां से जाके देख सकते हैं, और मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, लिंक प्रोवाइड कर दूंगा सबको। मिल गया सर, मिल गया। मिल गया? यस सर। ओके, तो अब देखो, अब हम चलते हैं फ्रीक्वेंसी की तरफ। आपको वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड इजीली समझ आ गया, पर अभी हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना, अगर मैं यहाँ पर एक बांध बना के बैठा हूँ, मैं इस पॉइंट में यहाँ पर नजर डाल के बैठा हूँ, पूरा आंख डाल के, और मैं वेट करता हूँ 1 सेकेंड तक। ओके, मैं वेट करता हूँ 1 सेकेंड तक, और 1 सेकेंड में इस जगह से कितने क्रेस्ट पास किए? ये होगा क्रेस्ट 1, ये होगा क्रेस्ट 2, यहाँ पर होगा क्रेस्ट 3, यहाँ पर होगा क्रेस्ट 4। अगर 1 सेकंड में मेरे आंख के सामने से 3 क्रेस्ट पास किए तो इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 3 हर्ट्ज, मतलब 1 सेकंड में 3 साइकिल मेरे आगे से चले। तो अगर उसका फ्रीक्वेंसी 1 होगा तो वहां पर होगा 1 साइकिल पर सेकंड, मतलब एक ही क्रेस्ट गया मेरे आंख के सामने से, तो फ्रीक्वेंसी तब होगा 1 हर्ट्ज। तो ये डेफिनेशन हम डिफाइन कैसे करेंगे ना? फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन होता है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स, वेव्स मतलब क्रेस्ट या फिर ट्रॉफ, नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। तो मैं यहाँ पर घात लगा के बैठा हूं, और मेरे सामने से जितने भी क्रेस्ट या फिर जितने भी ट्रॉप पास किए तो मैं उनको गिन लूंगा, और वही सिंपली मुझे दे देगा फ्रीक्वेंसी। तो जल्दी से लिख लो सर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एंड इसका ऐसा यूनिट होता है हर्ज पर सेकेंड, या फिर 1 हर्ज इज इक्वल टू साइकिल पर सेकेंड। इसका ऐसा यूनिट होता है हर्ज, जो कि होता है साइकिल पर सेकेंड। कितने नंबर ऑफ वेव जाता है पर सेकंड में, उसे बोलते हैं हम साइकिल पर सेकंड, और इसका ऐसा यूनिट होता है हर्ज। आपने ये यूनिट पहले भी सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो यहां से आप 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं सुना होगा शायद। तो उसके बाद वेव का सर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? अभी तो बताया कि सर ने वेव का वेलोसिटी होगा कितना, वेव का वेलोसिटी कितना होगा अभी मैंने बताया। अरे लाइट के स्पीड के साथ इक्वल नहीं होगा वेव का स्पीड। लाइट का स्पीड कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह आपको पता होना चाहिए, लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी लिखो, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो 1 सेकेंड में अपना वेव जितना दूर जाएगा उसको बोलते हैं वेलोसिटी।
एंड ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल विथ सेम वेलोसिटी। वो सेम वेलोसिटी क्या होता है ना, स्पीड ऑफ लाइट होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं c। ये वेलोसिटी होता है स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम डिनोट करते हैं c के टर्म्स में। और c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। c इज इक्वल टू लैम्बडा इनटू म्यू या फिर म्यू इनटू लैम्बडा। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप लिख के बड़ा बड़ा क्यूब करके इक्वेशन जो डालना है वहीं पर डाल दो। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे जब मैं आपको एनसीईआरटी का पीडीएफ शेयर करूंगा, अभी आप देखना वहां से बहुत अच्छे प्रॉब्लम आते हैं। यहाँ पर भी नीचे प्रॉब्लम्स होंगे, मैं आपको दिखा दूंगा अभी। उसके नीचे देखो वेव नंबर। वेव नंबर एक नॉर्मल चीज है, क्या है, डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। वहां पर आप वेव फ्रीक्वेंसी नाप रहे थे। फ्रीक्वेंसी कैसे नाप रहे थे ना, नंबर ऑफ वेव पर सेकंड, और यहाँ पर आप वेव नंबर नापोगे नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। तो वो यूनिट लेंथ क्या होगा ना, वेवलेंथ होगा। वो यूनिट लेंथ क्या होगा ना, वेवलेंथ होगा। एक वेव का लेंथ जितना होगा 1 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर, 3 नैनोमीटर, जितना भी हो। तो वेव नंबर को हम डिनोट करते हैं म्यू बार। ये फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं सिर्फ म्यू में, और वेव नंबर को हम डिनोट करते हैं म्यू बार। तो ऊपर होगा नंबर ऑफ वेव्स, लिखते जाओ नंबर ऑफ वेव्स, और नीचे होगा वेवलेंथ, जिस वेव का लेंथ जितना है। ओके, मतलब एक ही, अगर आप एक ही वेव को स्टडी कर रहे हो, उसके बहुत सारे यूनिट हो सकते हैं, पर उसका सबका वेवलेंथ सेम रहेगा, लैम्बडा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि एक का लैम्बडा मतलब 1 नैनोमीटर रहेगा और उसके अगले वाले पार्ट का 2 नैनोमीटर रहेगा। ऐसा होगा तो वो कंटिन्यूअस वेव नहीं होगा, और उस वेव को हम स्टडी नहीं करते। अपने जितना भी रिसर्च अभी तक हुआ है सब कंटिन्यूअस वेव के बारे में होता है, डिसकंटिन्यूअस वेव के बारे में कुछ रिसर्च नहीं हुआ है। तो इस वेव नंबर को आप और भी लिख सकते हो। लैम्बडा का वैल्यू आपने पिछले फॉर्मूले से क्या पाया था, यहाँ पर लैम्बडा है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू यहाँ से ऊपर वाले फॉर्मूले से आप क्या पाओगे, लैम्बडा इज इक्वल टू पाओगे c बाई न्यू। तो यहाँ पर अगर लैम्बडा के जगह डाल देते हो c बाई न्यू, तो c नीचे रह जाएगा और न्यू ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर वेव नंबर का फॉर्मूला हो गया 1 बाई लैम्बडा और न्यू बाई c, फ्रीक्वेंसी बाई स्पीड ऑफ लाइट। और यहाँ पर हमारा आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम टेकन बाय वेव फॉर वन कंप्लीट साइकिल। द टाइम टेकन बाय वेव फॉर वन कंप्लीट साइकिल और वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक कंप्लीट साइकिल जाने के लिए जितना टाइम लगता है, मतलब वन क्रेस्ट, यहाँ पर अगर मैं बैठा हूँ, यहाँ पर अगर मैं अपना टॉर्च लगा के बैठा हूँ, तो यहाँ से मुझे एक क्रेस्ट पास करेगा और उसका अगला वाला क्रेस्ट भी पास करेगा। ये हो गया एक वेवलेंथ। या फिर नीचे से अगर जा रहा है, एक ट्रॉप पास किया और उसका अगला वाला ट्रॉप भी, कंसेक्यूटिव ट्रॉप भी पास किया, तो ये हो जाएगा हमारा, वो जितना टाइम लेगा वो होगा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं हम ना, 1 बाई फ्रीक्वेंसी। अगर 1 सेकंड में 10 वेव जा रहे हैं तो हमारा टाइम पीरियड कितना होगा एक वेव का, 1/10। अरे 1/10, हाँ कि नहीं, एक वेव का टाइम पीरियड निकालना है हमें। अगर 1 सेकंड में 10 वेव यहाँ से जा रहे हैं तो एक वेव का टाइम पीरियड कितना होगा, 1 सेकंड बाई 10 वेव्स। तो हो गया वहां पर 1/10, फ्रीक्वेंसी को हम सिंपली डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा सेकंड्स में यूनिट आ जाएगा टाइम पीरियड का, सेकंड्स पर साइकिल। साइकिल या फिर इस वेव को हम यहाँ पर साइकिल डिनोट कर रहे हैं कि बिकॉज एक क्रेस्ट और एक ड्रॉप मिला के एक साइकिल बन जाता है हमारा। तो 1 बाई फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें, आपको क्या पता था पहले से, 2 पाई बाई ओमेगा नहीं पता था हमें। ओमेगा इज इक्वल टू वेव जब अपना साइकिल में वेव जाता होगा तो उसका जो स्पीड है ना, उसका जो स्पीड है वो c भी होगा, और उसी स्पीड से आपको एक चीज निकलेगा, वो है ओमेगा। और ओमेगा को हम डिफाइन करेंगे जो उसका वेलोसिटी होगा, वेव वेलोसिटी। नॉर्मल वेलोसिटी